हेलो गाइस। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं सब सब अच्छे होंगे। आई होप सब अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे बैठ के। आपके बहुत सारे एग्जाम लाइनअप है नेक्स्ट मंथ में। चाहे वो पंजाब है, पंजाब के बहुत सारे एग्जाम है, चाहे वो सीनियर असिस्टेंट है, अभी जेल वार्डर का एग्जाम हुआ है, उसी का मैं एनालिसिस कराने लगा हूं। तो काफी बच्चों की डिमांड थी कि जो हमारा एग्जाम है 27 तारीख को ये एग्जाम हुआ है, 27 अक्टूबर को, तो इसका मैं एनालिसिस कराने लगा हूं। और उन्होंने बोला था कि मैं मैथ रीजनिंग को आपको सोल्यूशन इसमें प्रोवाइड करूंगा आपको, और जो मैथ रीजनिंग है वो हम अच्छे तरीके से देखेंगे। और ये जो है आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होंगे आपके नेक्स्ट मंथ में, आपको उसमें बहुत सारा हेल्प करेगा, बहुत सारा हेल्प करेगा, है ना। यही सेम क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं एग्जाम में। देखना आप बैठोगे जब एग्जाम में तो आपको यही सेम क्वेश्चन मिलेंगे और आप बहुत जल्दी से उनके आंसर फेंक के मारोगे एग्जामिनर पे, है ना। तो बस चलिए फिर करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट है। और जो हमारे सोल्यूशन है हाई क्वालिटी के होंगे, उनकी आप टेंशन मत लीजिए। बस जो मैं बातें बोलूंगा वो आपने सीधी नोट करनी है। देखो पूरा डिटेल में हम ये नहीं जाएंगे, हर क्वेश्चन पे पूरी डिटेल में तो नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। ये मैं जल्दी जल्दी से आधे घंटे के अंदर ये रिवीजन का इसका जो जितना भी एनालिसिस है 20 से 25 क्वेश्चन पूछे हो तो मैं आधे घंटे में करा दूंगा आपको, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत टफ भी है, कुछ मतलब इजी क्वेश्चन है, ज़्यादातर तो इजी है, टफ तो नहीं कह सकते, मॉडरेट क्वेश्चन है ना। तो बस पढ़ते हैं फिर, तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, देखो आपके सामने है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में लिखा है कि भाई रोहित का जो बर्थडे है ना वो 16 जनवरी 1991 को मंडे वाले दिन होता है। व्हेन वुड ही सेलिब्रेट हिज बर्थडे अगेन ऑन मंडे। यानी ये क्वेश्चन है कैलेंडर की रेपिटेशन का है। उसने बोला है कि भाई 16 जनवरी 1991 को किसी बंदे का जो है बर्थडे था, और भाई और उस बर्थडे वाले जो दिन था, उस दिन बर्थडे कौन से दिन था, तो आप बोलोगे भाई मंडे था। तो अब उसने ये बोला है कि भाई अब कौन सा ऐसा साल होगा, कौन सा ऐसा साल होगा ताकि बिल्कुल उसका जो बर्थडे है वो नेक्स्ट टाइम भी मंडे को ही पड़े। ठीक है, नेक्स्ट टाइम भी मंडे को ही पड़े, तो वो कौन सा ईयर होगा। तो मैं आपको तीन बातें यहाँ पे लिखवाना चाहता हूँ, तीन बातें आप सीधी नोट करोगे, है ना। इनका जो डिटेल है, इनकी जो डिटेल अगर वो जानना चाहते हैं तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ना पड़ेगा। पर पहले मैं आपको तीन बातें लिखवा रहा हूँ कि अगर मैं किसी नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ, अगर मैं नॉर्मल ईयर की बात करता हूँ तो वो बेसिकली 11 साल के बाद रिपीट होता है। ठीक है, अगर नॉर्मल ईयर की बात करूं मैं तो वो 11 साल के बाद क्या होता है, रिपीट। ठीक है, बट एक बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि वो नॉर्मल ईयर जो जस्ट भाई लीप ईयर के बाद स्टार्ट होता है, जो लीप ईयर के बाद स्टार्ट होता है वो नॉर्मल ईयर जो जस्ट लीप ईयर के बाद स्टार्ट होता है, वहां पे जो कैलेंडर है, वहां पे जो सेम कैलेंडर है ना, वहां पे जो सेम कैलेंडर है, सेम कैलेंडर वो 6 साल में ही रिपीट हो जाता है, 6 साल में ही रिपीट हो जाता है, क्योंकि वहां पे लीप ईयर बन रहा होता है पूरा का पूरा, और वहां पे यानी ऑड डे जीरो बन रहे होते हैं, है ना। तो इस वजह से फिर ऐसा हो जाता है कि भाई 6 साल के बाद ही वो रिपीट हो जाता है। अदरवाइज कोई भी नॉर्मल ईयर अगर है ना, नॉर्मल ईयर वो 11 साल के बाद रिपीट होता है। अच्छा, फिर इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब है कि आप इसमें 11 साल जोड़ दो, सीधे सीधे 11 साल जोड़ दोगे तो भाई यही सेम कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, यानी सेम दिन ही पे ही ये बर्थडे आएगा। ठीक है, तो नॉर्मल ईयर में तो ऐसा होगा। पर अगर जस्ट बाद, इस बात का मतलब तो है कि 11 साल जोड़ देंगे तो 11 साल इसमें जोड़ दोगे आप। अच्छा, 11 इसमें जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 2002। तो इसका आंसर तो 2002 आ जाएगा। ठीक है, 2002 आ जाएगा। यानी जो 16 जनवरी 2002 को भी मंडे पड़ेगा इस दिन, भी मंडे पड़ेगा इस दिन, है ना। तो मंडे पड़ेगा इस दिन, तो भाई बस वही उसने बोला है कि सेम कैलेंडर रिपीट होगा, है ना। सेम कैलेंडर रिपीट होने का मतलब वही दिन, वही डेट, है ना, वही होगा सब कुछ। तो बस इसे सेम कैलेंडर बोलते हैं। तो आप खुद का भी फाइंड कर सकते हो इसी तरह से, है ना, आप उसका भी फाइंड कर सकते हो, सबका फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो बस ऐसे कर सकते हैं। यानी कोई भी नॉर्मल ईयर है वो हमेशा 11 साल के बाद रिपीट होगा। बट जस्ट जो नॉर्मल ईयर के जस्ट जो लीप ईयर के बाद नॉर्मल ईयर स्टार्ट होता है, इस बात का मतलब मैं समझाना चाहता हूं। इस बात का मतलब ये है कि भाई जैसे 2005 है, अब 2005 वाला सेम कैलेंडर कब रिपीट हुआ होगा, तो आप बोलोगे भाई ये जस्ट बाद है, किससे, लीप ईयर से। लीप ईयर 2004 होता है, तो 2004 से जस्ट बाद यानी अगले वाला है ये। तो इसका मतलब ये 6 साल के बाद ही रिपीट हो जाएगा, यानी फिर 2011 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि भाई 2017 वाला कब रिपीट होगा, तो ये भाई जस्ट लीप ईयर से बाद है। अगर लीप ईयर से बाद है तो आप ये बात जानते हो, आप ये बात जानते हो कि ये कभी यानी 6 साल के बाद यानी 2023 में रिपीट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज अगर मैं ऐसे बात करूं कि भाई ये वाला कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो क्या बोलोगे मुझे, ये वाला तो ये तो 11 साल के बाद रिपीट होगा ना, सीधे ही सीधे 11 साल के बाद, क्योंकि ये लीप ईयर के जस्ट बाद थोड़ी है, तो 11 साल के बाद रिपीट होगा। तो इसमें 11 आप जब जोड़ दोगे तो कितना बनेगा फिर, 2014।
ये 2014 में रिपीट होगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब ये है, ये बात सबको अच्छे से क्लियर होगी। अगर क्लियर होगी तो मुझे आपने ओके बोल देना कि भाई हाँ क्लियर है, अगर क्लियर नहीं है तो फिर कुछ नहीं कर सकते हम, है ना। अच्छा, अगली बात देख लो। तो ये दोनों बातें सबको क्लियर है, आई होप सबको क्लियर होंगी। अच्छा, एक बात और है, अगर मैं बोलूं कि भाई जो लीप ईयर है वो कितने साल के बाद रिपीट होता है, जो लीप ईयर है वो कितने साल के बाद रिपीट होता है, तो आप बोलोगे भाई जो लीप ईयर है वो 28 ईयर्स के बाद रिपीट होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, तीनों की तीन। एक नॉर्मल ईयर 11 साल के बाद रिपीट होता है, एक नॉर्मल ईयर जस्ट अगर अगर एक नॉर्मल ईयर जस्ट लीप ईयर के बाद स्टार्ट हो रहा हो ना, तो वो 6 साल के बाद ही रिपीट हो जाता है, और एक जो लीप ईयर है वो कंप्लीटली 28 ईयर के बाद रिपीट होता है। बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रिकी क्वेश्चन है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा तो कर दोगे, नहीं पता होगा तो फिर बेइज्जती करवानी है तुमने, और तो कुछ नहीं। लिख लो इसे। अच्छा देखो, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कैलेंडर का है, जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी कैलेंडर का है, और ये भी बहुत ज्यादा आसान है। इसमें ये बोला है कि भाई 15 फेब 1789 को अगर फ्राइडे है तो व्हाट विल बी द डे ऑफ द 15 फेब, यानी कि आपको यही बोलना है कि यार 15 फरवरी जो है ना, 15 फरवरी तमीज 15 फरवरी 1789 को जो है वो फ्राइडे है। तो आपको ये पूछा है कि भाई 15 फेब 1790 को कौन सा डे होगा, आपको यही पूछा है ना, यही पूछा है। अच्छा, ये चीज तो सेम है ना, अगर ये चीज सेम है तो यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डे निकाल लेते हैं, यानी यहाँ पे तो सिर्फ एक ही साल बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे एक ही साल बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब एक दिन ही आगे बढ़ेगा, एक दिन ही आगे बढ़ेगा, तो एक दिन बढ़ा दो फिर इसे, तो आंसर क्या आ जाएगा भाई, सैटरडे। यानी कि एक नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर अगर एक साल आगे बढ़ता है ना, तो एक ही दिन वहां पे आगे बढ़ेगा फिर, है ना। यानी अगर ये फ्राइडे है तो अगले साल सेम नॉर्मल ईयर में सेम नॉर्मल ईयर में क्या होगा, सैटरडे होगा, यानी एक दिन बढ़ेगा। अच्छा, 2 साल की बात होगी तो 2 दिन बढ़ जाएंगे, 3 साल की बात होगी 3 दिन बढ़ जाएंगे, बट अगर बीच में लीप ईयर आ जाएगा फिर 2 दिन बढ़ते हैं। बात आपने ध्यान रखनी है, बात सबको क्लियर है। 2 दिन कब बढ़ेंगे, अगर लीप ईयर बीच में आएगा, अदरवाइज अगर नॉर्मल ईयर है तब एक दिन ही आगे बढ़ता है, एक अगले साल में जाने पे, है ना, अगले साल में। यानी कि अगर मैं बोलूं कि आपने अपना जन्मदिन इस साल अगर वेडनेसडे को मनाया, तो अगले साल अगर नॉर्मल ईयर की बात है कि भाई ये मान लो 2002 है इस टाइम, या 2021 है मान लीजिए, या 2000 कितना है, ये 2024 है यहाँ पे, तो है ना 2024 है, ये इतना मान लो। चलो 2024 में मान लो आपने अपना जो बर्थडे है वो 15 फेब को मनाया है, 15 फेब को मनाया है, तो भाई अगले दिन कब, अगले साल कब मनाया जाएगा, तो अब की बार 2 साल बढ़ेंगे, क्योंकि भाई फिर 29 फरवरी भी तो आएगी ना यहाँ पे, 29 फरवरी भी आएगी, तो 2 दिन बढ़ेंगे, अदरवाइज एक दिन बढ़ता है नॉर्मल ईयर में, है ना। तो बस कर लेंगे नोट फिर। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ना बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये सीरीज का क्वेश्चन, ये बैंकिंग में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और पंजाब में तो मैं कहता हूँ पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी आप स्टेटमेंट याद कर लो, इसके आप स्टेटमेंट ही याद कर लो सीधे ही। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये नंबर आप सीधे याद रखोगे। अब ये सीधे याद कैसे रहेंगे, देखो मैंने तो बहुत सारे एग्जाम दे दिए, तो इसलिए मुझे वैसे ये सीरीज याद होगी, है ना। अब इसमें होगा क्या, इसमें ऑड नंबर, जो ऑड नंबर है ना उनका स्क्वायर और प्लस में वही नंबर ऐड किया गया है। मैं बताता हूँ कैसे, जैसे ये है ना, ये जैसे एक का स्क्वायर और प्लस में एक ही ऐड किया गया है इसमें, है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 का स्क्वायर और प्लस ही 3 इसमें ऐड किया गया है, और यहाँ पे देखो भाई 5 का स्क्वायर और प्लस 5 ही इसमें ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस में 7 यहाँ पे ऐड किया गया होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 9 का स्क्वायर प्लस 9 इसमें ऐड किया गया होगा, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर प्लस 11 इसमें ऐड किया गया होगा। तो देख लो ये सीरीज आपके सामने, ये सीरीज है ना, ये सीरीज है। यानी ऑड नंबर, जो भी ऑड नंबर है, देख लो चाहे ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर का स्क्वायर, ऑड नंबर का स्क्वायर और प्लस में वही ऑड नंबर ऐड करना है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या बनेगा फिर यहाँ पे 49 + 7 कितना हो जाएगा भाई, 56। तो आंसर कितना आ जाना है हमारा, 56 आ जाएगा। तो हमारा आंसर 56 हो जाएगा। आई थिंक ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, अगर आपसे फिर भी नहीं हो रहे ना, तो फिर तुम्हें कोई नहीं समझा सकता, है ना। तो लिख लो इसे।
अच्छा देखो, ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारी जगह से देखा है, और ये क्वेश्चन ना बहुत सारे लोगों ने गलत किया हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से सोल्व भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक बेसिकली ना पैटर्न फॉलो हो रहा था, और उस एक्चुअल जो पैटर्न है वो तो किसी को पता नहीं चला। हालांकि इसमें एक पैटर्न और भी फॉलो हो रहा था। अब वो देखो ध्यान से कि भाई है क्या पैटर्न, है ना। तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, कितना कम हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 8 कम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे कितना कम हो रहा है, तो आप बोलोगे 10 कम हो रहा है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे आप बोलोगे तो कितना कम हो रहा है, तो 8 कम हो रहा है। तो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 10 कम हो रहा है। तो यहाँ पे फिर 8 कम होना चाहिए था, तो आंसर यहाँ पे 35 आना चाहिए था, पर ऑप्शन में 35 है ही नहीं। ऑप्शन में 35 है नहीं। फिर कईयों ने ऐसा भी ऑप्शन में तुक्का मारा होगा कि भाई 37 इसके आसपास ऐसे टिक कर देते हैं। तो ये साइंस थोड़ी बनती है, नहीं बनती ना साइंस, तो ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। हालांकि इसका चलो मैं आंसर मान लेता हूँ कि भाई 37 इसका आंसर है, पर 37 ये सब फॉलो करके थोड़ी आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। अब इसमें एक्चुअल में क्या लगना था वो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे हालांकि ये भी सही है, पर यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है जब 35, तो कैसे आप सही कह सकते हो इस चीज को, है ना। अब इसका मैं एक्चुअल में बताता हूँ कि इसका रीजन क्या था कि क्यों इसका 35 आंसर नहीं है, क्यों इसका 35 आंसर नहीं है, मैं आपको बाद बताता हूँ। बेसिकली ये ना सारे के सारे आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि ये जो सारे के सारे नंबर है, ये सारे के सारे जो नंबर है ना, ये वाले देखो, ये सारे के सारे जो नंबर है, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, तो आप बोलोगे भाई ये सारे के सारे प्राइम नंबर है प्राइम नंबर, पर ये वाला प्राइम नंबर थोड़ी है, इसलिए ये आंसर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनो ध्यान से। जैसे 79 है, अगर मैं बोलूं, अच्छा वहां लास्ट में देखो क्या है भाई, 43 है, 43 से पहले, चलो मैं 79 लिखता हूं, मैंने 79 लिखा है यहाँ पे। 79, ये 79 प्राइम नंबर है। अच्छा इससे पहले कौन सा प्राइम नंबर रहा होगा, तो आप बोलोगे भाई 73 इससे पहले प्राइम नंबर है। अच्छा इससे पहले फिर 71 प्राइम रहा होगा। इससे पहले कौन सा नंबर 67 प्राइम रहा होगा। इससे पहले फिर 61 प्राइम रहा होगा, है ना। बीच में कोई छूट जाएगा तो बता देना। 61 प्राइम रहा होगा। अच्छा इसके बाद जो है हमारा 59 प्राइम रहा होगा। इसके बाद हमारा जो है 53 प्राइम रहा होगा, ऐसा ही है। अच्छा इसके बाद जो है हमारा 49 तो नहीं होगा, ये तो बदतमीजी हो जाएगी। 47 हमारा प्राइम रहा होगा। इसके बाद है ना 43 हमारा प्राइम रहा होगा। इसके बाद अच्छा इसके बाद 41 हमारा प्राइम रहा होगा। अच्छा इसके बाद बताएंगे मुझे तो कौन सा, तो आप बोलोगे भाई 37 प्राइम रहा होगा। समझ रहे हो बात को जो मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा इसके बाद कौन सा प्राइम रहा होगा, इसके बाद तो आप बोलोगे भाई 31 प्राइम रहा होगा। तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, लास्ट में जैसे यहाँ पे 79 है, 79 के जस्ट बाद कौन सा आगे प्राइम नंबर है, तो आप बोलोगे 71 है। अच्छा इसके जस्ट बाद देख लो कौन सा है, ये वाला है। इसके जस्ट बाद देख लो कौन सा है, ये वाला है। इसके जस्ट बाद देख लो कौन सा है, ये वाला है। तो इसके जस्ट बाद ये वाला आना चाहिए, यानी इन्होंने बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ा हुआ है, इन्होंने बीच में एक प्राइम नंबर छोड़ा हुआ है। तो इसलिए जो हमारा आंसर है ना वो 37 है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 37 है। और आप ना सर्च करके देखना, बहुत सारे लोगों ने इसका जो आंसर है ना यूट्यूब पे वो गलत बताया हुआ है, ये वाली चीज बता के। तो ये चीज जब फॉलो ही नहीं हो रही तो आप कैसे कह सकते हो, इसको क्लेम नहीं आप कर सकते ना कि भाई आसपास है 35 के तो हम ये आंसर दे देंगे, तो ये बात तो गलत है ना, फिर तो बदतमीजी हो जाएगी। तो इसलिए आपने ऑथेंटिक जगह से पढ़ना है, और जितना हो सके जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। और आपने शेयर करना है जितना हो सके, है ना। तो बस वैसे ही है, बाकी आपको बेहतरीन ऑथेंटिक सोल्यूशन यहाँ से मिलेंगे, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको हम भरोसा दिलाते हैं। और जो हमसे पढ़े हैं आप उनसे पूछिएगा, खैर, है ना। चलो पढ़िए, लिखो इसे। अच्छा देखो, जो अगला क्वेश्चन है ये भी सीरीज का है, जो अगला क्वेश्चन है ये भी सीरीज का है। कहते हैं कि अगर आपका मैथ अच्छा है ना तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। अगर आपका मैथ अच्छा है तो आपकी रीजनिंग भी अच्छी होगी। और इतनी अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है ना तो रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको देखना भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे उड़ा दोगे, ऐसे उड़ा दोगे आप, मैं बता रहा हूँ तुम्हें, है ना। तो बस मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपका मैथ अच्छा है ना, अपना मैथ अच्छा कर लो, तो रीजनिंग को तुम ऐसे हवा में उड़ा दोगे, तुम्हें पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर 25 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे हैं ना तो 20 क्वेश्चन में तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो बस इस चीज की मैं सोलो करता हूँ खुद। हाँ अच्छा मैं कुछ ये मानता हूँ कि चलो पजल है वो तो बनानी पड़ती है, पजल है वो बनानी पड़ेगी, पर अदरवाइज बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आप वैसे कर सकते हो। अब जैसे कैलेंडर के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, उनमें आपको पेन की जरूरत थी नहीं थी, उनमें जरूरत
है ना। अब देखो ध्यान से फिर कैसे करेंगे। अच्छा अब ये देखो क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिकी भी क्या कहूंगा मैं। अब आप इन दोनों में रिलेशन देखो, जब इन दोनों में रिलेशन देखोगे, इन दोनों में रिलेशन देखोगे, इन दोनों में रिलेशन देखोगे, इन दोनों में रिलेशन देखोगे। अच्छा यहाँ पे जब रिलेशन देखोगे तो ये 6 गुना हो रहा है, 6 गुना के आसपास है। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो ये 5 गुना के आसपास है, तो मैं ये बोल दूंगा भाई ये 5 गुना के आसपास है, ये कितने गुना के आसपास है, 6 गुना के आसपास है ना। अच्छा फिर ये कहूंगा मैं तो ये कितना भाई 4 गुना के आसपास है, 4 गुना के आसपास है। अच्छा फिर ये मैं कहूंगा तो ये 3 गुना के आसपास है ना, 3 गुना। अच्छा ये मेरे को नहीं पता था बेसिकली, मुझे यहाँ से पर एक आइडिया तो लग गया ना कि यहाँ से इंटू 6 के आसपास, 6 में इंटू 6 करके प्लस में कुछ हो रहा होगा, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटू 5 करके, क्योंकि 45 इंटू 5 225 होता है, और 225 में कितना जोड़ेंगे भाई ये बन जाए, तो आप बोलोगे 6 जोड़ेंगे यहाँ पे। 45 इंटू 5 225 होता है, 225 में 6 जुड़ेगा, 231 बनेगा। अब यहाँ पे देखो तो इसमें क्या जोड़े, तो 10 इंटू 4 तो क्या जोड़े, तो प्लस 5 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 45 बनेगा। 10 इंटू 4 40, 40 प्लस 5 कितना हो जाएगा 45, है ना। अब यहाँ से, अब इस चीज से आपको ये बात समझ आ जाएगी अच्छे से कि भाई यहाँ पे 5 जुड़ रहा है, यहाँ पे 6 जुड़ रहा है, तो यहाँ पे पक्का ही 7 जुड़ रहा होगा। अब देख सकते हो गुना करके से ये आएगा, है ना। अच्छा फिर यहाँ पे क्या आया होगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे इंटू 4 है, तो यहाँ पे इंटू 3 आया होगा और प्लस के 4 आ रहा होगा। ये बात सबको क्लियर है ना। अब देखो फिर यहाँ पे कि भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे भाई यहाँ पे क्या आएगा, तो आप बोलोगे यहाँ पे ये इंटू 6 आएगा, सॉरी इंटू 7 आएगा और प्लस में 8 आ जाएगा, इंटू 7 आएगा और प्लस में 8 आ जाएगा। अब आप आंसर क्या टिक करोगे, क्या आंसर टिक करोगे, तो मैं गुणा 7 करूंगा पहले, तो 7 दिया। अब देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, है ना, 1393 और इंटू में 7 और प्लस के 8, ये कैसे है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो 7 तिया 21, 2 बचा, 7 निम 63 और 2 65, 6 बचा, और 7 तिया 21, 21 और 6 27, 2 बचा, 7 और 2 9 और प्लस में ये 8, है ना, प्लस में ये 8। अच्छा 51 में जब 8 जुड़ेगा, 51 में जब 8 जुड़ेगा, 51 में 8 जुड़ेगा तो 59 आएगा, यानी कितना आंसर आएगा 9759, 9759, यानी ये ऑप्शन 3 है हमारा, है ना, ऑप्शन 3 है हमारा, तो ये आंसर है। तो बस अब ये क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना था। अब कहीं तो ये सोच रहे होंगे अच्छा ये एकदम से बढ़ रहा है ना नंबर, अगर कभी भी एकदम से नंबर बढ़ रहे हैं ना तो वहां पे हमेशा ही क्या होगा भाई, वहां पे गुणा होके कुछ प्लस माइनस हो रहा होगा, गुणा तो पक्का होगा वहां पे। तो लिख लो आप फ्री। अच्छा देखो यहाँ पे आपको ना एक्चुअल टाइम, ठीक है, व्हाट इज द एक्चुअल टाइम। अच्छा आपको ये रिफ्लेक्शन दे रखी है किसी टाइम की और एक्चुअल टाइम पूछा है, रिफ्लेक्शन दे रखी है किसी टाइम की और आपको एक्चुअल टाइम पूछा है। तो भाई आपको अगर मैं बोलूँ कि ये इमेज के क्वेश्चन है कि वाटर इमेज होगा और या फिर मिरर इमेज होगा, है ना, तो मैं दोनों ही बता देता हूँ कि भाई मिरर इमेज में क्या होता है, मिरर इमेज में क्या होता है और वाटर इमेज में क्या होता है। तो कभी भी अगर, अच्छा दोनों में फर्क क्या है ये बात हम जानते हैं, अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो वहां तो लेफ्ट टू राइट चेंज हो जाता है और राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। इस चीज को हम बोलते क्या है, इसका एक स्पेशल नाम है, वो आप मुझे बताओगे, वो लिख के बताओगे कमेंट के नीचे कि इस चीज का एक नाम है। कभी भी आप किसी मिरर के सामने खड़े होते हैं तो देखना आपका लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। इस चीज को साइंस में एक स्पेशल नाम से बोला जाता है, फिजिक्स में, है ना, तो बताएंगे फिर मुझे क्या बोलते हैं उसे। अच्छा फिर मिरर में तो समझ ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट चेंज हो जाएगा, पर वाटर में क्या होगा, इसमें टॉप टू बॉटम चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन तो मिरर में पड़ेगा, रिफ्लेक्शन कितना होगा। अच्छा रिफ्लेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं भाई, 11:60 में से माइनस कर देते हैं, 11:60 मिनट में से माइनस करते हैं, बेसिकली 12 होता है, क्योंकि 12 में से भी सीधे माइनस करते हो, 12 में से आपको सीधे वहां पता नहीं चलेगा, है ना, तो इसलिए ज्यादा बेटर है कि आप 11:60 में से माइनस कर दो। अच्छा यहाँ की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कभी भी वाटर इमेज की अगर निकालनी आपने, है ना, तो फिर क्या करेंगे भाई, इसे 18:30 में से माइनस कर देते हैं, तो आप 11:60 में से माइनस कर दो, फिर इसे सीधी सी बात है कर देंगे फिर, तो कितना आएगा, तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे 8 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाना है 17, तो 8 17 आ जाएगा, यानी ऑप्शन 3, ऑप्शन 3, तो ये आंसर है हमारा। तो बस इतनी सी बात है, लिख लो इसे। अच्छा ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये भी कैलेंडर का क्वेश्चन है। अब इसमें भी कुछ नहीं करना आपने, आपको ये बोला है कि भाई किसी महीने का जो तीसरा दिन है ना वो मंडे है, किसी महीने का जो तीसरा दिन है, किसी महीने का जो तीसरा दिन है वो क्या है भाई, मंडे है,
मंडे है, तो आपको ये बताना है कि जो 29th डे है, जो 29th डे है वो कौन सा होगा, आपको ये पूछा है। तो मुझे बता सकते हो इसमें करना क्या था आपने, आप 29 में से माइनस करो, 29 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26, यानी 26 आएंगे। अच्छा यहाँ से ऑड डे निकाल लो, यहाँ से ऑड डे कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके, 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, बता सकते हो कितना आएगा, तो 7 या 21, आगे कितना बचेगा 5, यानी 5 ऑड डे है, 5 ऑड डे है, तो 5 आप यहाँ पे 5 दिन यहाँ पे जोड़ देंगे। अच्छा 5 दिन यहाँ पे जोड़ेंगे तो कितना आएगा फिर सैटरडे, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाना है हमारा सैटरडे। तो बस यही तो करना था आपने, है ना, 5 डे सीधे जोड़ देना है आपने। तो आपने क्या करना है, इससे डिफरेंस ले लेना है, जितना भी आएगा उसका क्या करेंगे, ऑड डे निकाल देंगे डिवाइड बाय 7 करके, है ना। तो कितना आ जाएगा 5, 5 प्लस के, तो +5 में कर दो आप, बस सैटरडे आएगा, है ना। तो लिख लो इसे। अच्छा पीछे जाना होगा तो माइनस कर देंगे, ये बात भी ध्यान रखना। अच्छा देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, मैं कहता हूँ जी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये किसी से नहीं होगा, ये इतना टफ क्वेश्चन है। पर मैं आपको ये बात बताऊं कि भाई एक मिरर है और इसमें ये डॉट है 3 6 9, ये ऐसे डॉट आपने देखी होगी वॉच, जिसमें सिर्फ 3 6 9 12 ही लिखा होता है, बीच वाले जो नंबर है वो नहीं होते, है ना, वो मिटाए होते हैं, बदतमीज होते हैं ऐसे लोग। अब देखो इज केप्ट अपसाइड डाउन, देखो वो लिखा है ना, अपसाइड डाउन रखी है वो। अ पर्सन इंटरप्रेट टाइम डिस्प्लेस इन द क्लॉक रिफ्लेक्शन, यानी क्लॉक का वही रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। अच्छा 12:30 उसमें हो गया, पर तो एक्चुअल में वो दिखाएगा क्या, एक्चुअल में वो दिखाएगा क्या। अच्छा अपसाउंड डाउन रखिए, अपसाइड डाउन रखी है वो, तो इस बात का मतलब ये वाटर इमेज का क्वेश्चन है, वाटर इमेज का क्वेश्चन है, यानी लेफ्ट राइट वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि मिरर में होता क्या है कि लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, पर यहाँ पे वही ना रिफ्लेक्शन इमेज वाली हो रही है, अप टू डाउन की बात कर रहे हैं। अप टू डाउन मतलब आप खड़े हो, नीचे पानी है, तो आपके रिफ्लेक्शन उसमें टॉप और बॉटम चेंज हो जाएगा। आप देखना कभी पानी को ऐसे देखोगे ना जब, तो आपका सर नीचे दिखेगा और पैर आपके ऊपर दिखेंगे, है ना, यानी वहां टॉप टू बॉटम चेंज हो जाता है, किसमें, वाटर में, है ना। पर अगर मिरर की, तो यहाँ पे अप डाउन की बात हो रही है, यानी वही रिफ्लेक्शन जो है पानी वाला रिफ्लेक्शन है यहाँ पे, है ना। अगर यहाँ पे लेफ्ट राइट की बात होती तो हम क्या बोल देते फिर, क्या बोल देते, मिरर वाली बात, है ना। तो बस सिंपल है, मैंने आपको दोनों बातें समझा रखी हैं, कोई भी होगा दोनों में करना तो वही है, आपने क्या करना है बता दो फिर मुझे। अगर यहाँ पे वाटर इमेज होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मिरर होता तो क्या होता। अच्छा अगर वाटर होगा तो किस में से माइनस करते हैं, 1830 में, 1830 से माइनस करते हैं, तो बस 12:30 को माइनस कर देंगे। अच्छा 12:30 को माइनस करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 6 o'clock, हाँ नहीं, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6 o'clock आ जाएगा। अच्छा अगर ये निकालना हो मिरर इमेज, तब क्या करते हैं भाई, तब हम 11:60 में से माइनस कर देंगे, 11:60 में से माइनस कर देंगे, है ना। तो बस लिख लो इसे, इतनी सी बात है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा फिर हमारा भाई, 11:60 में से माइनस कर देंगे, बात तो सारे जानते हैं, है ना, ये बात सारे जानते हैं। तो लिख लो फिर इसे, बहुत बहुत लेंथी क्वेश्चन है तुम्हारे सामने है ना, लिख लो इसे। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, ये भी क्लॉक का क्वेश्चन है। ये क्लॉक और कैलेंडर ना पंजाब के फेवरेट टॉपिक है, तो आपने क्लॉक और कैलेंडर तो बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना एग्जाम में, बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ना। क्लॉक और कैलेंडर सीरीज करनी है, क्लॉक कैलेंडर करना है। अब जो भी आपके नेक्स्ट मंथ में एग्जाम है ना, तो आपने कम से कम ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, रैंकिंग पढ़नी है आपको। सब्जेक्ट में बता देता हूँ कौन कौन से पढ़ने हैं। आपने सबसे पहले रीजनिंग में बता देता हूँ, सबसे पहले तो आपने उठा के ना कैलेंडर कर लेना है, कैलेंडर की आपने अच्छे से रिवीजन कर लेनी है। उसके बाद क्लॉक कर लेना है हमको, 5-6 क्वेश्चन तो यहीं से फंस जाएंगे, ज़्यादा भी फंस जाएंगे, इस एग्जाम में तो बहुत सारे पूछे हुए हैं, है ना। कैलेंडर क्लॉक हो गया। अच्छा इसके बाद आपने रैंकिंग करनी है, रैंकिंग, है ना। इसके बाद आपने जो है अगला टॉपिक कौन सा करना है, सीरीज, ठीक है। इसके बाद वो आपके जो वेन डायग्राम इस तरह से होते हैं, साइलॉक्स नहीं बोल रहा मैं, साइलॉक्स कम पूछ रहे हैं आजकल, तो आपने ये वाले करने हैं। तो इतने ये टॉपिक आपने करके जाने हैं। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, उसने पूछा है कि हाउ मेनी मिनट आर लेफ्ट, यानी कितने मिनट बचे हैं 6 बजने में, 6 बजने में, यानी हमने 6 बजाना है, हमने 6 बजाना है। तो कितने मिनट बचे हैं 6 बजने में, कितने मिनट बचे हैं 6 बजने में, उसने ये पूछा है। इफ इट वाज 45 मिनट, 45 मिनट पास 4 o'clock, इस पास्ट, पास्ट का मतलब 4 o'clock, यानी 4:45 हो चुके हैं, 4:45। अच्छा देखो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कितने मिनट बजने, कितने मिनट बचे हैं, हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट, कितने मिनट बचे हैं
6 बजने में कितने मिनट बचे हैं? इफ इट वाज 45 मिनट पास्ट, अगर अगर 4 बज के 45 मिनट पास्ट का मतलब 4 को ये पास्ट में छोड़ चुकी है, 4 को ये पास्ट में छोड़ चुकी है, यानी 4 बज के 45 मिनट हो गए हैं। 4 बज के कितने हो गए हैं? 45 मिनट हो गए हैं, यानी 45 मिनट पास्ट 4 का मतलब 4 को ये पास्ट में छोड़ी आई, 45 मिनट आगे निकली आई, है ना। और अच्छा ये टाइम कब था? ये टाइम कब था भाई? 50 मिनट पहले, 50 मिनट पहले ये टाइम था। तो इसका मतलब अब इतने बज रहे होंगे, इसका मतलब अब इतने बज रहे होंगे, क्योंकि 50 मिनट पहले की ये बात थी, इसका मतलब अब की बात ये है। तो फिर देखो टोटल, अच्छा 15 ये तो 5 यानी कितना हो जाएगा? 35। तो यहाँ पे 5:35 हो गए हैं, इस बात का मतलब यहाँ पे कितने हो गए हैं? 5:35। और आपको यहाँ पहुंचना है, तो कितना टाइम बचा है? फिर तो आप बोलोगे भाई 25 मिनट बचे हैं। कितने बचे हैं? 25 मिनट। तो बस यही तो करना था, 25 मिनट। बहुत टफ क्वेश्चन है हालांकि ये, पर तुम्हारे सामने हमने उड़ा दिया, है ना। लिख लो इसे। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे आपका दिमाग का खेल है, अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप कर दोगे, अगर दिमाग नहीं है तो फिर रहने दो, है ना। अब ये बोला है कि भाई डॉग, एनिमल और पेट में आप हमें क्या बताओ। अच्छा पेट तो जानते हैं जो पालतू होते हैं, है ना। तो भाई पालतू, अच्छा ऐसा थोड़ी होगा कि सारे के सारे जो डॉग हैं वो पेट ही होंगे, पालतू होंगे, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। तो यानी एनिमल के अंदर ही आएगा, ये बड़ा सा एनिमल है, इसके अंदर जो है कुछ डॉग होंगे, ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे एनिमल डॉग होंगे, कुछ और भी तो हो सकते हैं, है ना। तो अब सारे के सारे पेट थोड़ी होंगे वो, है ना। तो यानी ये वाला रिलेशन सही रहेगा, तो मेरे हिसाब से ये वाला रिलेशन सही रहेगा। तो बस यहाँ पे दिमाग ही काम करना है आपका। अगर आप में थोड़ा सा भी दिमाग है तो आप बोलोगे भाई एनिमल, एनिमल तो पूरे के पूरे होंगे, इसके अंदर कुछ डॉग होंगे और कुछ क्या होंगे? पेट होंगे, क्योंकि सारे के सारे डॉग पेट भी नहीं हो सकते। समझ रहे हो बात को? तो बस इस वजह से आपका आंसर ये आएगा, लिख लो इसे। अच्छा देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन इस तरह से आपके सामने, हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड। तो एम्प्लॉयड यानी एजुकेटेड, अच्छा यहाँ पे 3 बंदों की बात हो रही है, एक तो एजुकेटेड, रूरल और एम्प्लॉयड। यानी टोटल जो रूरल, ये रूरल की बात है, मतलब ये सारे रूरल वाले बंदे हैं। अच्छा रूरल में सारे के सारे एजुकेटेड नहीं होंगे, तो यहाँ पे कुछ पोर्शन एजुकेटेड का है, मतलब रूरल वाले कुछ एजुकेटेड है। अच्छा उनमें से कुछ एम्प्लॉयड है, मतलब जॉब मिल रही है कईयों को नहीं मिल रही है ना। अब आपको ये पूछा है कि हाउ मेनी एजुकेटेड पीपल आर एम्प्लॉयड, यहाँ पे ना रूरल की बात नहीं हो रखी। अगर यहाँ पे रूरल की बात नहीं हो रखी तो ये वाला पोर्शन तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अच्छा फिर देखो ध्यान से, आपको ये बोला है कि कितने एजुकेटेड जो पीपल है वो क्या है भाई? एजुकेटेड पीपल क्या है? एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड यानी एजुकेटेड और एम्प्लॉय का आपको रिलेशन पूछा है कि भाई एजुकेटेड और एम्प्लॉय वाले कितने बंदे हैं। अच्छा एजुकेटेड और एम्प्लॉय में देखो, एम्प्लॉय वाला ये पूरा सर्कल है और एजुकेटेड ये वाला है, तो आप बोलोगे भाई इसमें तो सिर्फ यही आएंगे, फिर दोनों यही आएंगे 12+6, क्योंकि ये वाले 12+6 ऐसे बंदे हैं। ये देख लो इस ट्रायंगल में भी है, यानी एजुकेटेड भी है, और ये इस एम्प्लॉय वाले सेक्शन में भी है, यानी इन दोनों में कॉमन कौन सा रीजन है? तो आप बोलोगे भाई ये वाला रीजन कॉमन है। तो बस यानी एम्प्लॉयड और एजुकेटेड यानी 12+6 यानी कितना आंसर आ जाना है? 18। तो ये सिर्फ देख के ही करना था आंसर आपने, है ना। देखना तो आपको आता ही है, देखते तो हो ही तुम सुबह शाम तक, है ना। तो बस लिख लो इसे। अच्छा देखो उसने ये बोला है, सुनेंगे ध्यान से, उसने ये बोला है, मान लो ये कोई क्लॉक है। अच्छा यहाँ पे 12 बज रहा है, यहाँ पे 1 बज रहा है, यहाँ पे 2 बज रहे हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे कितने हैं? 6। ठीक है। उसने ये बोला कि जब ये 1 घंटा हुआ ना तो यहाँ पे 5 मिनट लेट थी, 5 मिनट लेट थी, यानी 5 मिनट पीछे ही थी, 5 मिनट पीछे थी, यानी 5 मिनट लेट थी। अच्छा फिर जब वो 2 पे पहुंची ना तो वो 10 मिनट, यानी टोटल 10 मिनट लेट थी वो। तो 5 तो ये हो ही गए हैं, 5 यहाँ पे हो गए होंगे, यानी टोटल 10 हो गए। जब यहाँ पे थे टोटल 15 का मतलब 10 यहाँ पे गए, तो 5 यहाँ पे, यानी 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे बात हो रही है। तो यानी 5 दूनी 10, 15, 20, 25
और ये कितना हो जाएगा 30, यानी 30 मिनट पीछे थी वो, फिर है ना 6 घंटे के बाद पूछा है ना, यानी वैसे तो 6 बजने चाहिए थे, 6 घंटे के बाद कितने बजने चाहिए थे 6, पर वो आधा घंटा पीछे है। अगर वो आधा घंटा पीछे है तो इसका मतलब फिर कितने बज रहे होंगे, तो 5:30, कितने बज रहे होंगे 5:30, तो यही बात बोल रही है। तो आप ऐसे मत करना कि भाई यहाँ पे 5 हो गए, यहाँ पे 10 हो गए, तो 5 और 10 15 हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा, ऐसे गलत हो जाएगा, है ना। यानी उसने ये थोड़ा बोला है कि भाई टोटल मिला के यहाँ पे ऐसा हो रहा है, या फिर टोटल ना मिला के यहाँ पे, उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। तो यहाँ तक टोटल 10 मिनट लेट है, यहाँ तक टोटल 15 मिनट लेट है, तो वो पीछे वाले भी सारे काउंट करने पड़ेंगे ना। समझ गए बात को, ऐसा अपना दिमाग नहीं लगाना। वहां पे एग्जामिनर किस हिसाब से पूछता है, उसका पैटर्न क्या है, पीछे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का, उस हिसाब से आपने चलना है, आपने वहां पे दिमाग नहीं लगाना, है ना, कि घर से पढ़ के गए कुछ और, वहां पे कुछ और कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने वो पैटर्न, अपना दिमाग नहीं बचलाना, है ना। जो ऑथेंटिक है, ऑथेंटिक आपको पता होना चाहिए कि ऑथेंटिक क्या चीज है, उसके हिसाब से ही चलना है। बात सबको क्लियर है, जो ऑथेंटिक है उसके हिसाब से ही चलना है, अपने हिसाब से वहां दिमाग नहीं लगाना। समझ रहे हो बात को, तो लिख लो फिर इसे। अच्छा देखो, जो अगला क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है, उसने बोला है कि भाई 20 जो लीटर है ना वो एसिड है, 20 लीटर एसिड है, और कितने में भाई 20 लीटर जो है एसिड है, कितने लीटर मिक्सचर में, 80 लीटर मिक्सचर में, और ये मिक्सचर दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, किस किस का, तो आप बोलोगे एसिड और वाटर का। यानी एसिड क्या होता है, अम्ल। एसिड क्या होता है, अम्ल। यानी अम्ल और जो वाटर है इसका कॉम्बिनेशन है, यानी एसिड और वाटर का कॉम्बिनेशन है 80 लीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 80 लीटर किस किस का कॉम्बिनेशन है, तो आप बोलोगे भाई एसिड प्लस वाटर का। अच्छा इसमें एसिड कितना है, तो आप बोलोगे भाई 20 लीटर इसमें एसिड है, अगर इसमें 20 लीटर एसिड है, 80 में अगर 20 लीटर एसिड है, तो वाटर कितना होगा 60। वाटर कितना होगा 60। तो आपको यही पूछा कि वाटर कितना परसेंट इसका बना रहा है, हाउ मच वाटर मेक अप द मिक्सचर, यानी वाटर कितना परसेंट बना रहा है, यानी जो वाटर है वो टोटल मिक्सचर का कितना परसेंट है, यही तो पूछा है। यानी जो वाटर है वो टोटल मिक्सचर का कितना परसेंट है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, यानी वाटर टोटल मिक्सचर का कितना परसेंट है, तो ये देख लो इसका कितना परसेंट है ना। तो बस इसे सोल्व करेंगे तो 20 पे कट जाएगा, 20 दिए 60 और 20 चौके 80। अच्छा 3/4 का मतलब तो सीधे ही आपको पता होना चाहिए 75% होता है, ये बात जानते हैं या नहीं, 1/4 क्या होता है। अच्छा ये बात चलो ठीक है, यहाँ पे तो आपको समझ में आ गई कि 3/4 है ना। मुझे एक बात बताओ, 1/4 1/4 1/8 1/4 1/8 2/4 3/4। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये कितना होता है, तो आप बोलोगे 25% होता है, ये कितना होता है 50% होता है, ये कितना होता है 75% होता है, और ये कितना होता है 100% होता है। ये सीधे ही ये जानते हैं, 1/4 का मतलब होता है 25%, इंटू 100 करके देख लो पता चल जाएगा। 2/4 का मतलब 2/4 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 50%, 1/4 2/4 3/4 4/4, है ना। तो ये 50 25%, 50%, 75%, 100%, तो ये आपको सीधे ही याद रखना है कि 75% होता है, ये सीधे ही याद रखना है 50% होता है, और ये तो आप जानते ही हैं कितना होता है, ये 25%, है ना। तो आपको कहीं भी 1/4 दिखे तो इस बात का मतलब क्या होता है कि क्या होता है 25%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का तो आंसर आपका 75% है, क्योंकि 3/4 इंटू 100 करेंगे तो 4 से 25 बार कटेगा, 25 इंटू 3 कितना हो जाएगा 75, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा, ईजी है ना, लिख लो इसे। अच्छा देखो आगे बोला है कि व्हाट परसेंट ऑफ इन द वर्ड अरिथमेटिक व्हाट परसेंट ऑफ द लेटर आई, यानी आई की जो है इसमें परसेंटेज कितनी है। अच्छा मुझे बताओ टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन टोटल 10 है, टोटल लेटर 10 है। अच्छा आई कितनी बार आ रहा है, तो आप बोलोगे आई तो सिर्फ 2 बार आ रहा है, आई 2 बार आ रहा है, आई की परसेंटेज ही पूछी है ना, तो आई कितनी बार आ रहा है आउट ऑफ टोटल, आई कितनी बार आ रहा है आउट ऑफ टोटल, इसी को परसेंटेज बोल देंगे 1/5। अच्छा 1/5 किसे बोलते हैं जानते हो, 1/5 का मतलब 20% होता है, 1/5 का मतलब कितना होता है 20%, ये बात सारे जानते हैं, 1/5 का मतलब क्या होता है 20%। अच्छा 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6, ये लिख रहा हूँ मैं 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5, इन सब की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ 1/5 कितना होता है तो 20%, ये इसका डबल है तो 40% हो जाएगा, ये इसका ट्रिपल है तो 60% हो जाएगा, ये इसका 4 गुना है तो 80% हो जाएगा, ये इसका 5 गुना है तो
100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, है ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 120% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे 140% हो जाएगा। ये आप बोलोगे तो कितना हो जाएगा 160% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 180%। तो ये सारे के सारे देख लो आपके सामने कितनी इजी से बनते हैं। ये तो आपको सीधे ही पता होने चाहिए। डिवाइड बाय 5 है जिनके, डिवाइड बाय 5 है ना जिनके, ये आपको सीधे पता होना चाहिए सारे के सारे कि भाई 1/5 20%। अगर आपको सीधा पूछ लो 4/5 क्या होता है, तो मुझे तो पता है 80% होता है ना। मैं आपको बोलूँ कि 6/5 कितना होता है 120%, 7/5 कितना होता है 140%। ये आपको सारे के सारे टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो तभी एग्जाम आपसे क्लियर होगा। और ना एग्जाम तो आपके 35-35 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख, है ना, ऐसे 3-3 4-4 लाख एग्जाम देते हैं लोग। और एक वैकेंसी कितनी होती है 1000, 1500, 500। अब आप में कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए। अगर तुम्हें वही क्वालिटी होंगी जो सब में है तो फिर कहाँ से लेंगे तुमको वो, ठीक है। तो इसलिए अलग से क्वालिटी आपने डेवलप करनी है और वो हमसे पढ़ के आएंगी पक्का, ठीक है। लिखो इसे। अच्छा देखो, जो अगला क्वेश्चन है ये एज का क्वेश्चन है। अब ये कैसे होगा देखेंगे ध्यान से। 10 साल पहले जो मदर है वो 3 से ही 1/2 टाइम्स है अपनी डॉटर का, है ना। कभी ये 10 साल पहले, अच्छा 10 साल पहले 3 से ही 1/2 गुना है अपनी डॉटर का। और 10 साल के बाद फ्रॉम नाउ यानी 10 साल के बाद जो मदर है वो 2 से ही 1/4 टाइम्स है अपनी डॉटर का, है ना। वट विल बी द सम ऑफ द एज ऑफ मदर एंड डॉटर एट प्रेजेंट। आपको ज्यादातर प्रेजेंट का ही पूछता है, तो ये हमने प्रेजेंट लाइन खींच ली। अच्छा ये चैप्टर जिसने नहीं पढ़ा तो वो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे चैनल पे, है ना। जो एजिस है उसमें जो एनटीपीसी का एनटीपीसी की फर्स्ट क्लास है उसमें मैंने यही एजिस ही उसमें सॉल्व कराया। सेकंड लेक्चर में एजिस ही सॉल्व कराया है, तो आप वहां से जाके पढ़ सकते हो, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसमें, ठीक है। तो चलिए फिर देखेंगे ध्यान से। प्रेजेंट लाइन मैंने ये खींच ली है ना। उसने बोला है कि भाई 10 साल पहले जो मदर है वो 3 से ही 1/2 गुना है अपनी डॉटर का। अच्छा उसने ये बोला है कि मदर जो है ना 10 साल पहले तीन से ही तीन सही पहले तो 3 से ही 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 गुना है किसका भाई अपनी डॉटर का। अच्छा इस बात का मतलब क्या होता है, 3 दूनी 6 और 1 7, यानी 7/2 गुना है अपनी डॉटर का। अच्छा रेशो में बात हम जानते हैं कि ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है और ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है। यानी अगर दो की डॉटर होगी तो 7 की कौन होगी, मदर, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि भाई 7/2 होगा, फिर 7/2 होगा, 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले की बात है। तो 10 साल पहले जो मदर है वो 7 साल की होगी और बेटी कितनी होगी, 2 साल की, है ना। चलो अच्छा फिर 10 साल के बाद, 10 साल के बाद क्या बोल रहा है, 10 साल के बाद क्या बोल रहा है, 10 साल के बाद बोल रहा है कि जो मदर है ना वो कितने गुना हो जाएगी भाई, 2 से ही 1/4, 2 से ही 1/4 गुना हो जाएगी अपनी डॉटर का। 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 9/4 गुना हो जाएगी डॉटर, है ना, मदर का अपनी। तो ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है रेशो में, ये हमेशा इसको इंडिकेट करता है। यानी मदर अगर 9 की होगी, मदर अगर 9 की होगी तो डॉटर कितने की हो जाएगी भाई, 4 की, डॉटर 4 की हो जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये डिफरेंस यहाँ पे सेम है, क्या ये डिफरेंस यहाँ पे सेम है। अगर ये डिफरेंस सेम है ना तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान है। अगर ये सम सेम नहीं है तो क्रॉस प्रोडक्ट भी आप यूज कर सकते हो, वो भी बता दूंगा कैसे होगा। देखो ध्यान से। अच्छा यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, यानी 2 पार्ट, हम रेशो को पार्ट भी बोलते हैं। 2 पार्ट की वजह से कितने साल का डिफरेंस है, कितने 10 साल, ये 10 साल, ये यानी टोटल 20 साल का डिफरेंस है। यानी 2 पार्ट की वैल्यू 10 है। अगर 2 पार्ट की 10 है तो भाई 2 पार्ट की अगर 10 है तो 7 पार्ट की कितनी हो जाएगी, बता सकते। 2 पार्ट की सॉरी 1 पार्ट की वैल्यू अगर 10 है तो 7 पार्ट की कितनी आ जाएगी, 70, और 2 पार्ट की 20 आ जाएगी। अच्छा मुझे ये बता सकते हो कि ये एज कब की आई है, तो आप बोलोगे ये एज कब की आई है, 10 साल पहले की, 10 साल पहले की। अगर 10 साल पहले कोई बंदा 70 साल का है तो इस टाइम वो कितने का होगा, 80 साल का। यानी यहाँ पे मदर 80 साल की हो जाएगी। अगर 10 साल पहले जो डॉटर है वो 20 साल की है तो इस टाइम कितने की होगी, 30 की। ऊपर से कभी भी नीचे आते हैं तो हमेशा एज बढ़ती है, क्योंकि वो पास्ट है और नीचे फ्यूचर है ना। तो हमेशा एज बढ़ती है। तो भाई यहाँ पे 80 साल की होगी, 30 साल की होगी, तो दोनों का सम पूछा है आपको, तो दोनों का साल का दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा फिर, 110। बात सबको क्लियर है। तो ऐसे करेंगे, डिफरेंस यहाँ पे सेम था इसलिए बहुत आसान पड़ गया आपको कि भाई 2 पार्ट की वैल्यू 20 है, क्योंकि 10 साल ये 10 साल ये टोटल 20 साल का डिफरेंस है दोनों में, है ना। यानी 2 पार्ट की वैल्यू 20 है तो एक की 10 आ जाएगी, एक की 10 है तो 7 की 70 और 2 की 20। पर ये एज कब की है, 10 साल पहले की है, तो प्रेजेंट में ये 80 और ये प्रेजेंट में 30 हो जाएगी, ठीक है। एक तो तरीका ये है। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई अगर ये डिफरेंस हमें अलग अलग दिया होता फिर कैसे करते, जैसे यहाँ पे तो 2 पार्ट बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 पार्ट बढ़ रहा है, तो इसलिए आसान हो गया करना। बट अगर ये सेम नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे, एक बार ये लिख लो, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बता देता हूँ, ठीक है। एक बार ये लिख लो, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट भी बता देता हूँ।
अच्छा देखो, मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी बता रहा हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाते हैं। भाई वहां पे रेशो कितना है ऊपर, तो आप बोलोगे यहाँ पे 7:2 है, यहाँ पे 7:2 है, और नीचे कितना रेशो है, तो आप बोलोगे यहाँ पे 9:4 है ना। तो अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो फिर आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे। अच्छा 10 और 10 20 साल का डिफरेंस है, तो 20 साल का डिफरेंस है दोनों में, तो हम ऐसे लिख लेंगे। ऐसे लिखेंगे तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट लगा देंगे। कैसे? इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 28, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा 18, यहाँ पे 28 और ये 18, तो 28 और 18 का डिफरेंस, 28 और 18 का डिफरेंस 10 पार्ट का होता है, तो मैंने डिफरेंस लिखा है यहाँ पे। इसी तरह यहाँ पे इसकी गुणा इसके साथ 20 × 9 180 और 20 × 4 80, तो 180 और ये 80, 180 और 80 का डिफरेंस कितने का होगा 100 का, तो ये लिख देंगे। यानी एक पार्ट की वैल्यू 10 आ जाएगी, अगर एक पार्ट की 10 है तो 7 की 70 और 2 की कितनी आ जानी है 20। तो ये एज कब की है, ये 10 साल पहले की, तो प्रेजेंट में ये 80 साल की हो जाएगी और ये कितने की हो जाएगी फिर 30 साल की। ठीक है, तो आपको इनका सम पूछा था, तो सम कितना हो जाएगा 110। तो ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट यूज करते हैं। अगर ये सेम ना हो, अगर ये सेम हो ऐसे तब भी यूज कर सकते हो, पर फिर वहां पे अगर डिफरेंस सेम है तो वो ज्यादा सही रहेगा, आपको वहां से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यूज कर लेंगे। तो कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना इसमें, है ना। लिख लो इसे फिर। अच्छा देखो ध्यान से, क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ मेनी पीपल इन द मेंशन फिगर स्टडी ओनली 2 सब्जेक्ट। अच्छा ओनली 2 सब्जेक्ट, ओनली यानी सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ाने हैं। चाहे तो आप मैथ केमिस्ट्री पढ़ा लो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा लो, या फिर मैथ और फिजिक्स पढ़ा लो, तो सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। तो अगर मैं आपको इस वाले पोर्शन की बात करूं कि ये वाले कौन से बंदे हैं, ये वाले कौन से बंदे हैं, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये वाले कौन से बंदे हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ये मैथ एंड फिजिक्स वाले हैं, मैथ एंड फिजिक्स ओनली, मैथ एंड फिजिक्स ओनली। तो सिर्फ 2 सब्जेक्ट का ये कॉमन होता है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा इनमें ये वाला इंक्लूड नहीं है। अच्छा अगर मैं बोलूं कि भाई ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या होगा, फिर ये पूरा का पूरा पोर्शन, तो आप बोलोगे ये होगा मैथ एंड फिजिक्स बोलते हैं इसे, मैथ एंड फिजिक्स बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन मैथ एंड फिजिक्स है, और ये पोर्शन मैथ एंड फिजिक्स ओनली है। दोनों में डिफरेंस पता चला। अगर मैं बोलूं कि ये पोर्शन क्या है, तो आप बोलोगे मैथ एंड फिजिक्स ना, मैथ और फिजिक्स का मतलब वो केमिस्ट्री वाले भी होंगे थोड़े बहुत उसमें, है ना। मैथ एंड फिजिक्स का मतलब उसमें केमिस्ट्री वाले भी होंगे थोड़े बहुत। अगर मैं बोलूं कि मैथ और फिजिक्स, मैथ एंड फिजिक्स ओनली, अगर ये बात कहूंगा तो सिर्फ इतने की बात हो रही है, यानी यहाँ पे सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात होगी। तो ओनली वाला ये वाला फिगर हमें मेंशन करता है, ये वाला पार्ट मेंशन करता है ओनली। तो ये वाला भी वही ओनली 2 वाला होगा, ये और ये, है ना। ये वाला भी वही होगा ओनली 2, ये और ये। तो 6 और 12, 6 और 12 18, 18 और 5, 18 और 5, 18 और 5 कितना होता है, 18 और 5 कितना होता है 23। तो इसका आंसर 23 है। उन्हें ओनली 2 सब्जेक्ट पूछा है, तो ओनली 2 सब्जेक्ट कौन से होंगे भाई, मैथ एंड फिजिक्स ओनली 5, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ओनली 12, मैथ एंड केमिस्ट्री ओनली 6। तो इनको आपने जोड़ देना, तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, आपने कमेंट में आंसर लिखने हैं। पहला अगर मैं बोलूं मैथ एंड केमिस्ट्री, मैथ एंड केमिस्ट्री बट नॉट फिजिक्स, एक तो ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिखा है, इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। अच्छा दूसरा एक और आपके लिए लिख रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि भाई फिजिक्स एंड मैथ, दोबारा तो लिख दिया, फिजिक्स एंड मैथ बट नॉट केमिस्ट्री, बट नॉट केमिस्ट्री। एक ये वाला क्वेश्चन एक और लिख दूं क्या, एक और लिख रहा हूं। चलो ठीक है, 2 ही बहुत है। इनके आंसर आपने लिखने हैं, इनके आंसर आपने लिखना है दोनों क्वेश्चन के कमेंट में, ठीक है। मैं चेक करूंगा, लिख लो इसे। अच्छा देखो, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है अ वैल्यू इज लेस देन 8 बट हायर देन 3, यानी जो वैल्यू है वो 8 से तो कम होगी और वो 3 से क्या होगी, अप, 3 से अप होगी। यानी वो क्या हो सकती है 6 7 7 6 5 4, इनमें से कोई भी हो सकती है। यानी कि क्या 4 5 6 7 इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा फिर उसने बोला है, यहां तक हमें बात पता चल गई है ना। ऑल्सो इट इज हायर देन 6, पर इसने बोला है कि भाई हायर देन 6 होनी चाहिए, हायर देन 6 होनी चाहिए, लेस देन 10 होनी चाहिए। तो ये बात हमें पहले ही पता चल गई थी कि भाई वो 8 और 6 के बीच में रही होगी, इस बात का मतलब बने, यानी कितनी रही होगी 7, है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा फिर 7। तो बस इतनी सी बात थी। अब देखो इसमें क्या पहाड़ है ना। और ये भी कहीं तो ना ये भी छोड़ के आए होंगे तुम्हारी क्लास में, है ना। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे, क्या करें हम, हाँ। इतने आसान क्वेश्चन भी अगर तुम छोड़ के आ रहे हो ना, तुम्हें कभी भी टफ क्वेश्चन
कंपटीशन से बाहर नहीं करता, हमेशा इजी क्वेश्चन आपको कंपटीशन से बाहर करेगा। अगर आपको इजी देखो, टफ क्वेश्चन तो मान लो चलो ठीक है, अगर 70% को टफ क्वेश्चन नहीं आता तो सबके लिए टफ ही है ना। तो अगर 30% ने कर भी लिया तो क्या उखाड़ लेंगे वो, है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि टफ क्वेश्चन कभी कंपटीशन से आपको बाहर नहीं करेगा, आपको इजी क्वेश्चन कंपटीशन से बाहर करेगा। तो कोशिश करनी है कि इजी क्वेश्चन को गलत नहीं करना, ठीक है। तो चेप लो फिर इसे। अच्छा देखो, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, ये रैंकिंग का क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान से कैसे होगा। उसने बोला कि जो पीयूष है ना वो 10th है फ्रॉम द लेफ्ट। अच्छा देखो ध्यान से, ये कोई लाइन है, इसमें जो पीयूष है ये पीयूष है और इसकी पोजीशन 10th है फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, फ्रॉम द लेफ्ट। एंड गौरव इज 15th फ्रॉम द राइट। जो गौरव है वो क्या है, 15 है फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द राइट। अच्छा ऐसा बोला है, असना बोला व्हेन पीयूष एंड गौरव एक्सचेंज, यानी दोनों ने इंटरचेंज कर ली पोजीशन, यानी गौरव की जगह पीयूष आ गया और पीयूष की जगह कौन आ गया, गौरव। ठीक है, पीयूष की जगह गौरव आ गया, गौरव की जगह कौन आ गया, पीयूष। अब क्या हुआ, अब उसने बोला है कि देन द पीयूष बिकम 15 फ्रॉम द लेफ्ट। अब जो पीयूष है ना, यानी पीयूष अब यहाँ पे है, जो पीयूष है ना अब वो 15th है फ्रॉम द लेफ्ट। कितना है, 15th। ठीक है, तो आपको पूछा गया है, आपको पूछा गया है भाई, देन न्यू पोजीशन इज द गौरव फ्रॉम राइट, यानी गौरव राइट से कितनी पोजीशन पे है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो गौरव है वो राइट से कितनी पोजीशन पे होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 15 है, तो 15 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, फिर 5। यहाँ पे कितना होगा, 5। तो भाई 15 तो ये हो गया, 5 ये हो गया, तो 15 और 5 कितना हो गया, 20, यानी ये 20वीं पोजीशन पे है। तो गौरव जो है वो 20वीं पोजीशन पे है। तो बस इतनी सी बात है। तो मैं आपको दो बातें लिखवा रहा हूँ कि कभी भी अगर कभी भी आपने रैंक निकालना हो ना, एक तो रैंक निकालने की बात होती है यहाँ पे, और एक नंबर ऑफ पर्सन निकालने की बात होती है, नंबर ऑफ पर्सन। अगर कभी भी आपको रैंक निकालना हो कि कितनी पोजीशन पे है, कौन से नंबर पे है, इसको रैंक बोलते हैं। तो रैंक कभी भी निकालना होगा तो सिंपली आप डिस्टेंस निकाल लो, सिंपली आप डिस्टेंस निकालना हो तो डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। हमने क्या किया भाई कि ये यहाँ से 15 नंबर पे था गौरव, है ना, गौरव सॉरी जो पीयूष है वो नई पोजीशन में 15th नंबर पे था, तो 15 ही होगा, तो इसमें से 10 ये माइनस कर दिए, तो यहाँ 5 बचे, तो 5 ये 15 ये, तो मैंने डिस्टेंस ये 20 का पता कर लिया। और जितना डिस्टेंस है वही तो पोजीशन होगी, जितनी डिस्टेंस है वही तो रैंक होगा, तो जितनी डिस्टेंस है वही रैंक होगा। तो रैंक और डिस्टेंस एक ही बात होती है, तो डिस्टेंस निकाल लो वही रैंक आ जाएगा, है ना। बट अगर नंबर ऑफ पर्सन की बात होगी ना, तब आपने डिस्टेंस में से हमेशा एक माइनस करना होता है, एक माइनस करना होता है। बस ये दोनों बातें अगर ध्यान रखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं रुकना, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे तो बस आपने डिस्टेंस निकालनी, तो जितनी डिस्टेंस होगी वही रैंक हो जाएगा और वही आपका आंसर है 20। ठीक है, तो लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, शायद ये 19 है, देख लो कौन सा है, 18 है 19 है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 19 है शायद, है ना, 18 या 19 जो भी होगा, देख लो क्वेश्चन में लिखा है कि इन अ रो ऑफ चिल्ड्रन कल्पना इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। जो कल्पना है ना, जो कल्पना है वो 9th है, जो कल्पना है वो 9th है लेफ्ट साइड से, और जो स्नेहा है वो 13th है फ्रॉम द राइट हैंड। जो स्नेहा है वो 13वें नंबर पे है, स्नेहा जो है वो 13वें नंबर पे है राइट हैंड से। अच्छा फिर उसने बोला है वेन एक्सचेंज देयर पोजीशन, जब इन्होंने एक्सचेंज कर लिया एक पोजीशन, यानी स्नेहा यहाँ आ गई, है ना, और कल्पना यहाँ से यहाँ चली गई, कल्पना यहाँ चली गई, तब हुआ क्या है, देन कल्पना बिकम 18 फ्रॉम द लेफ्ट। जो कल्पना है ना, कल्पना कल्पना जो है वो 18 हो जाती है लेफ्ट से, जो कल्पना है वो 18th हो जाती है लेफ्ट से। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर ये 18 है और ये 9 है, 18 में से 9 माइनस गए तो ये कितना बचा, 13। ये कितना बचा, सॉरी, 18 में से 9 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 9, है ना। अब आपको पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्नेहा फ्रॉम द राइट हैंड, यानी स्नेहा यहाँ से कितनी दूरी पे है, यहाँ से कितनी दूरी पे है। तो अब मुझे एक बात बताओ, 9 13 13 और 9 कितना हो जाएगा, 22, यानी 22वें नंबर पे है। तो आपको यही तो पूछा है, इसमें आपको रैंक ही पूछा है, यानी आपको डिस्टेंस ही निकाल लो। तो 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। तो बस यही तो आंसर है, 13 + 9 कितना हो जाएगा, 22। अगर आपको ये पूछेगा कि इनके बीच में बंदे कितने हैं, तो बंदे जितने भी यहाँ पे आपको दूरी लग रही है ना, दूरी 9 की है, तो बंदे एक कम होंगे, यानी बंदे 8 होंगे। ठीक है, तो लिख लो इसे, इस बात को।
अच्छा देखो जो डीआई है, ये डीआई टफ तो मैं नहीं कह सकता, टफ नहीं है, ये मॉडरेट है। ऐसे नहीं कह सकते कि बिल्कुल टफ है, ये मॉडरेट है। अब ये होगी कैसे, ये ध्यान से समझना है आपने, है ना। बस यहाँ पे थोड़ा दिमाग का खेल है। अगर आपको दिमाग आप में अच्छा है, बहुत सारा दे रखा है परमात्मा ने, आप यूज नहीं करते हो, बात अलग है ना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा है, अच्छा यहाँ पे दे क्या रखा है, यहाँ पे इतने कैंडिडेट किसी एग्जाम में अपेयर हुए हैं, और उस एग्जाम, जो एग्जाम था ना वो 5 सब्जेक्ट का था, 5 सब्जेक्ट का एग्जाम था, किसी एग्जाम में इतने बच्चे टोटल आए हैं। अच्छा इसमें जो पास हुए हैं, पांचों के 5 सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो इतने हुए हैं, ठीक है। और जो 3 सब्जेक्ट, सिर्फ 3 सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं, 3 सब्जेक्ट में जो पास हुए हैं वो इतने हुए हैं। अच्छा जो 2 सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो इतने हुए हैं। अच्छा पास इन 1 सब्जेक्ट ओनली, जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं वो इतने हुए हैं, तो बाकी में फेल हो गए होंगे, है ना। अच्छा जो फेल इन पंजाबी ओनली, यानी सिर्फ पंजाबी में फेल हुए हैं वो 78 हैं, तो कतई बेकार थे, है ना। अच्छा जो फेल इन हिंदी ओनली, जो हिंदी ओनली में फेल थे वो 275 थे। ये फेल जो है ये क्या है भाई, एक तो मुझे अपनी राइटिंग ही नहीं समझ में आती कई बार, फ्रेंच है ना, तो फ्रेंच ओनली 149, और फेल इन इंग्लिश ओनली, ये फेल इन जर्मन ओनली, है ना। अब देखो क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैंडिडेट पास इन एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, बता सकते हो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। एटलीस्ट का मतलब, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, यानी कम से कम बंदा 4 सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए, पास। अच्छा 4 में कम से, अगर मैं बोलूं कि भाई आपकी जेब में कम से कम 100 रुपए होने चाहिए तभी आप इस क्लास में बैठ सकते हो, आपके पास कम से कम एटलीस्ट 100 रुपए होने चाहिए तभी क्लास में बैठ सकते हो। तो अगर आपके पास 200 हुए तो बैठ सकते हो, बैठ सकते हो, 300 हुए तब भी बैठ सकते हो, 400 हुए तब भी बैठ सकते हो। यानी एटलीस्ट का मतलब है कि वो जितना उसने लगाई है कंडीशन उतना तो होना चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकता है वो भी चलेगा। एटलीस्ट का मतलब ये होता है। अगर आपके पास 100 से मान लो कम हुए तो वो नहीं चलेगा, अगर 90 हुए तो नहीं चलेगा, 99 हुए तब भी नहीं चलेगा, तो कम से कम 100 होने चाहिए, एटलीस्ट 100 होने चाहिए। यानी एटलीस्ट वो बंदा 4 सब्जेक्ट में तो पास होना ही होना चाहिए। अगर 4 में वो पास है तो पांचों के 5 में पास हो सकता है नहीं, यानी आपको ये दोनों केस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। जो 4 केस वाले तो आपको दे रखा है, आई थिंक 5 केस वाले आपको दे रखा है। जो 5 सब्जेक्ट में पास है वो कितने हैं, 5 सब्जेक्ट में जो पास है 5685 वाले हैं, तो 4 वाले भी आपने जोड़ने पड़ेंगे यहाँ पे, 4 वाले। अच्छा 4 वाले कैसे निकलेंगे, अच्छा मुझे एक बात बताओ, 4 वाले पास वाले कैसे निकलेंगे, यहाँ पे पास वाले की बात हो रखी है, देख लो चाहे पास वाले की। अच्छा 4 वाले पास, अगर मैं बोलूं कि भाई ये ओनली पंजाबी में फेल हो रहा है तो बाकी 4 में पास हो रहा होगा, तो ये 4 वाले पास हैं, ये वाले 4 वाले पास हैं, है ना। तो जो फेल इन पंजाबी ओनली, जो पंजाबी ओनली में क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो बाकी में क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे, ठीक है। अगर 78 बच्चे जो ऐसे हैं ये फेल हो रहे हैं, सिर्फ सिर्फ पंजाबी में फेल हो रहे हैं, तो बाकी में पास हो रहे होंगे। इसी तरह ये फेल इन हिंदी ओनली, जो फेल है हिंदी में सिर्फ इतने हो रहे होंगे, तो बाकी में पास हो रहे होंगे, है ना। तो बस ऐसा ही है तो, ठीक है, तो बस ऐसे करना। तो मैं ये बोल रहा हूँ भाई कि अगर आपको ये बोला कि यहाँ पे एटलीस्ट 4 सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, तो एटलीस्ट का मतलब 4 में तो होने चाहिए, 5 में पास हो सकते हैं, तो 5 वाले पास वाले तो आएंगे, 4 वाले पास वाले भी आएंगे। अब 4 वाले कौन से होंगे वो देख लो ध्यान से, 4 वाले कौन से होंगे। मैं बोल रहा हूँ कि भाई अगर ये 78 बंदे ऐसे हैं, ये फेल हो रहे हैं पंजाबी ओनली, यानी सिर्फ पंजाबी में फेल हो रहे हैं 78, तो बाकी में पास हो रहे होंगे, ठीक है, बाकी में पास हो रहे होंगे। तो इसी तरह यहाँ पे ये वाले बाकी में पास हो रहे होंगे, बाकी में पास हो रहे होंगे। अगर ये सिर्फ पंजाबी पंजाबी में फेल है 78, तो बाकी में पास हो रहे होंगे ना। तो उल्टा भी तो सोच सकते हैं, हर बात के दो मतलब होते हैं। तो इस बात का मतलब ये भी है कि फेल ये सिर्फ पंजाबी में फेल हो रहे हैं, बाकी में तो ये पास हो रहे होंगे, है ना। तो बस इस हर चीज के दो मतलब होते हैं, बात ध्यान रखना। अगर मैं बोलूँ कि आज बारिश हुई है, इसका मतलब कल बारिश नहीं हुई थी, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि तुम बहुत पढ़ते हो, तो इसका सिर्फ तुम बहुत पढ़ते हो, तो इस बात का उल्टा भी मतलब होता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भाई कि हर चीज के इस दुनिया में दो मतलब होते हैं, हर चीज के दो मतलब होते हैं, बात आप ध्यान रखना, है ना। देखो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि भाई कोई भी जो फेल हो रहा है हिंदी ओनली में, 275 बंदे अकेली हिंदी में फेल हो रहे हैं, तो बाकी में पास हो रहे होंगे, बाकी के 4 सब्जेक्ट में पास हो रहे होंगे। तो यानी ये 5 वाले तो आएंगे, 4 वाले, यानी ये सारे के सारे ये भी तो आएंगे फिर, जो यहाँ पे फेल वाले हैं ना, सारे के सारे ये भी आएंगे। अब ये जोड़ के देख लो इसके आसपास ऑप्शन कौन सा, यानी 5685 से ऑप्शन ज्यादा ही बनेगा, यानी ये वाला तो नहीं बनेगा, है ना, ये वाला भी नहीं बनेगा, ये वाला भी नहीं बनेगा, तो एक ही ऑप्शन ऐसा था, आपको जोड़ने की भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे। तो आप इन सबको ऐसे जोड़ दोगे इस चीज में तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, लिख लो आप इसे।
अच्छा देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में लिखा है कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेल हो रहे हैं। क्यों वो फेल हो रहे हैं? या तो वो 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए, या फिर क्या हो गया, लेस सब्जेक्ट में, 4 और लेस, यानी 4 और 4 से कम सब्जेक्ट में। तो 4 और 4 से कम यानी 5 वाला नहीं बस यहाँ पे लेंगे, है ना। जो 5 के 5 में फेल हो रहे हैं वो वाला नहीं लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो 4 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं। अच्छा 4 सब्जेक्ट में जो फेल हो रहे हैं वो कौन से हैं? तो मैंने आपको यही बताया था कि भाई ये वाले बंदे सिर्फ पंजाबी में फेल है, तो बाकी में तो पास हो रहे होंगे। ठीक है, ये जो बंदे हैं ये बाकी में क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे, है ना। अच्छा मुझे बताओ, यानी ये तो सारे के सारे आएंगे 78, क्योंकि ये ओनली यानी एक सब्जेक्ट में जो फेल है तो वो भी आएंगे, नहीं 4 वाले भी आएंगे, 3 वाले भी आएंगे, 2 वाले भी आएंगे, 1 वाला भी आएगा, है ना। तो ये सारे के सारे आएंगे, ये सारे के सारे आपने ऐड कर देना है फेल वाले हैं, क्योंकि एटलीस्ट एक में तो है ही फेल ये, तो 1 वाले भी आपने लेने हैं फेल वाले, 2 वाले भी फेल वाले आपने लेने हैं। तो अब मुझे बताओ कि ये 2 सब्जेक्ट में, अगर 2 सब्जेक्ट में पास है तो 3 में तो फेल है ही है ये, समझ रहे हो ना। अगर मैं बोलूं कि ये बंदे सिर्फ 3 सब्जेक्ट में फेल है तो बाकी में तो 3 सब्जेक्ट में पास है तो बाकी में फेल है, यानी ये वाले भी आपने लेने हैं। अच्छा ये 5 के 5 में क्या है भाई, पास है, तो पास वाले आपने नहीं लेने, आपने फेल वाले लेने हैं, यानी आपने ये सारे के सारे जोड़ने हैं, ये सारे के सारे जोड़ने हैं। तो इनको आप जोड़ो एक बार और मुझे बताओ फिर कितना आंसर आएगा, जोड़ के देखो फिर कितना आएगा, है ना। देखो जोड़ते हैं, मैं बोलता हूँ भाई लास्ट वाली है ना, 8 और 5 कितना होता है। अच्छा ये मैं सही जोड़ रहा हूँ ना, पास पास, ये फेल वाले भी है ना, फेल वाले ये एक में फेल है, एक में फेल है, एक में फेल है, तो ये फेल वाले तो आएंगे ही आएंगे। ये 2 में अगर पास है तो 3 में फेल हो रहे हैं, ये भी 3 में है तो 2 में फेल हो रहे हैं, तो यानी ये सारे आएंगे, है ना। तो बस देखें 8 और 5 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, 26 और 9 कितना होता है भाई, 26 और 9 35, 35 और 7 42, 42 और 1 43, यानी 3 यूनिट डिजिट आएगा, 3 यूनिट डिजिट आएगा। तो बस एक ही में 3 यूनिट डिजिट है, तो बस ऐसे ही कर दो आप, आपको पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं है ना। 3 एक ही में है, बाकी आप पूरे को जोड़ना है तो जोड़ सकते हो, ठीक है। बस आपने इन सबको जोड़ देना है, आपने इन सबको जोड़ देना है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, बस ये नहीं जोड़ना आपने, बाकी ये सारे के सारे जोड़ देने हैं, ठीक है। जोड़ना है तो मैं जोड़ के दिखा सकता हूँ यहाँ पे आपको, ठीक है। तो कितना आएगा हमारा, तो आप बोलोगे भाई 8 और 5 13, 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, 21 और 5 26, 26 और 9 26 और 9 कितना होता है 35, 35 और 7 42, 42 और 1 43, तो 4 बचा है हासिल हमारा, 4 बचा हमारा ना, 4 बचा, 4 और 9 13, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 7 28, 28 और 7 35, 35 और 4 39, 39 और 4 43, 43 और 2 43 और 2 कितना होता है 45, 4 बचा हमारा। तो 4 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 2, 8 और 2 कितना होता है 8 और 2 10, है ना। 10 और 8 18, 18 और 2 कितना होता है 18 और 2 20, 24 24, है ना 24। तो मैंने 24 लिख दिया, फिर यहाँ पे 24 लिख दिया, 2 हासिल बचा हमारा, 2 बचा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4, है ना। तो बस ये आ जाएगा 4453, 4453, तो ये आ जाएगा। तो बस जोड़ना तो आप पे है, जोड़ना आप पे है, ठीक है, लिख दो इसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, हाउ मेनी कैंडिडेट आर फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट, यानी सभी सब्जेक्ट में जो फेल है। अच्छा सभी सब्जेक्ट में फेल है, सभी सब्जेक्ट में फेल है, अगर जो सभी सब्जेक्ट में फेल है तो मुझे एक बात बताओ, ये टोटल कैंडिडेट थे, ये टोटल कैंडिडेट है, तो सभी सब्जेक्ट में फेल कैसे निकलेंगे। तो आप बोलोगे भाई ये, अच्छा यहाँ से ये वाले भी आपको माइनस करने पड़ेंगे, इसमें से ना ये वाले भी माइनस कर दो, ये वाले भी, ये वाले भी, ये वाले भी, यानी ये सारे माइनस कर दो। ये सारे माइनस करोगे तो जो आपके, क्योंकि ये वाले वो बंदे हैं ना जो, मतलब कि ये तो सारे 5 में पास हो रहे हैं, ये हमारे जो है 3 में पास हो रहे हैं, ये 2 में फेल हो रहे होंगे, है ना। तो आपको सारे फेल पूछा है, तो वो आपको सारे ऐसे नहीं पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वो सीधे नहीं दे रखे। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल में से सारे के सारे जब आप माइनस कर दोगे ना, तो वही बंदे बचेंगे जो सब में फेल हो रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर दो सारे के सारे। अच्छा यहाँ तक तो हमने जोड़ा हुआ है, यहाँ तक तो हमने जोड़ा हुआ है, देख लो, चाहे यहाँ तक हमने ये जोड़ा हुआ है 4453, तो यहाँ पे ये आपकी हेल्प कर देगा। और आप ये जैसे है ना, यहाँ पे 5685, 5685, ठीक है, ये जोड़ो। अच्छा कितना आएगा, 5 और 3 8, 8 और 5 13, एक बचा 11, एक बचा यहाँ पे, तो कितना आएगा भाई ये 10, ये आएगा। देखो मैंने गलत कर दिया क्या, सही है 5685, है ना। और ये क्या है हमारा 4453 है, 4453 है, इनको जोड़ेंगे तो 8, 8 और 5 13, एक बचा, 7 और 4 11, एक बचा,
0 4 10, ठीक है, ये बचा हमारा। तो बस अब इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, तो 10138 ये माइनस करेंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, 2 देख लो एक ही यूनिट डिजिट है, एक यूनिट डिजिट है तो यही आंसर आ जाएगा। 10 में से 8 जाएंगे 2, अच्छा 9 में से 3 जाएंगे, 9 में से 3 जाएंगे 6, अच्छा फिर ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 3, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर 362, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट एनालिसिस करा दिया आपको इस एग्जाम का। और ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि ये एनालिसिस ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इसी एग्जाम में आप अपने क्वेश्चन मैच करके देख सकते हो, ठीक है, बाकी आंसर की आ जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। तो इसके बाद आपने एक काम और करना है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस एग्जाम में काम आएगा, ये एनालिसिस आपको सभी एग्जाम में काम आएगा जो नेक्स्ट मंथ में होंगे, ठीक है। तो सब तक आपने ये वीडियो जो है शेयर करना है और जितने हो सके सब्सक्राइब कराना है। कोई भी बंदा नया इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले आपने बेल आइकन को टाइप करना है, प्रेस करना है और सब्सक्राइब कर देना है चैनल को, ठीक है। और बाकी कोई भी किसी भी चैप्टर की, किसी भी चाहे रीजनिंग है चाहे मैथ है, जिस भी चैप्टर की आपको डिमांड होगी तो आप लिखिएगा, है ना, तो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। बाकी नंबर सिस्टम आपको मिल जाएगा बहुत जल्दी, है ना, नंबर सिस्टम ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि नंबर सिस्टम से ज़्यादा क्वेश्चन, अच्छा एजिस के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। बाकी रीजनिंग में मैंने आपको 4-5 टॉपिक बता दिया, वो आपने पढ़ के ही जाने हैं, ठीक है। बाकी आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा जो आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं काम आएगा। आप पढ़ के आप इस वीडियो को देख के फिर एग्जाम में बैठना और फिर आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो बाय बाय, टेक केयर और ध्यान रखिएगा अपना, है ना, सब तक ये वीडियो शेयर जरूर करनी है आपने, ठीक है। तो बाय बाय, ध्यान रखिएगा।